स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं और वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। बड़ी खबर है इस वक्त बता दें, कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा है कि इस मामले में कमेटी का गठन करेंगे। तो बहुत बड़ी खबर है इस वक्त जो सुनवाई होने वाली थी, सबकी निगाहें देश की सर्वोच्च अदालत पर टिकी हुई थी। तो इस मामले में सरकार से कमेटी गठन के लिए कहा है जो इस मामले को सुलझाएगी, जिसमें किसान संगठन, केंद्र सरकार और बाकी लोग शामिल होंगे। तो जो समिति बनेगी उसमें किसान संगठन के लोग भी शामिल होंगे, केंद्र की तरफ से भी कुछ लोग शामिल होंगे और बाकी कुछ और प्रभावशाली लोग समाज के शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा लग रहा है सरकार और किसानों के बीच बातचीत से हल फिलहाल नहीं निकल रहा। अब इस मामले में अगली सुनवाई कल होगी। तो एक तरफ जहां किसान आंदोलित है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को नोटिस जारी करते हुए एक समिति के गठन के लिए कहा है और ये कहा है कि जो समिति बने उसमें किसानों की ओर से प्रतिनिधि हो, केंद्र सरकार की ओर से भी और कुछ अन्य लोगों को भी समिति में शामिल किया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ऐसा लग रहा है कि सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत हो रही है उससे फिलहाल कोई हल नहीं निकल रहा। तो ऐसे में एक समिति बनाने का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए और केंद्र सरकार को बाकायदा इसके लिए नोटिस जारी किया है। अब कल इसकी अगली सुनवाई है और उस दौरान देखना होगा कि क्या कुछ सुनवाई में होता है। तो किसान सीमाओं पर डटे हुए हैं, बातचीत के कई दौर की कोशिशें हो चुकी है लेकिन कोई भी हल नहीं निकला है। किसान कह रहे हैं कि पूरे जो भी कानून बने हैं 3 नए, उनको ही खारिज किया जाए। तो सरकार कह रही है कि संशोधन हो सकता है लेकिन वो कानून को वापस नहीं लेगी। तो ऐसे में दोनों का अपना अपना रुख कायम है। तो इसको देखकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि फिलहाल जो बातचीत हुई है उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि किसानों के बीच में और सरकार के बीच में बातचीत से कोई हल निकल सकता है। सुशील हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो सुशील बताइए जरा, किस तरह से देश की सर्वोच्च अदालत इस आंदोलन को देख रही है, क्या कुछ रास्ता नजर आया उसे? आज देखिए सुप्रीम कोर्ट इस पूरे आंदोलन में कहीं ना कहीं अब इंटरफेयर करने के लिए पूरा मूड बना भी चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे रूप से सरकार से यह सवाल किया था कि आखिर आप ये बताएं कि जो किसान तमाम बॉर्डर्स पे बैठे हैं उसके पीछे की वजह क्या है। सरकार की तरफ से ये पूछा गया वो कौन से ऐसे एसोसिएशन है किसानों की तरफ से जो लगातार रोड को जाम किए हुए हैं। सरकार की तरफ से किसान एसोसिएशन की जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सरकार की तरफ से यह जरूर कहा गया कि किसानों और सरकार के बीच में कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन पूरे प्रदर्शन को खत्म करने के लिए किसान राजी नहीं हो रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि किसान बिल जो है उसको हाँ और ना में सरकार जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल सरकार से किया कि आखिर इतने दिनों से किसान धरने पर बैठे हुए हैं तो सरकार क्यों नहीं कोई उचित कदम उठा रही है, किसकी गलती है। इस पर सरकार ने कहा कि गलती पुलिस की है, यानी कि साफ तौर से सरकार की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट में बताने की कोशिश की गई कि सरकार कई बार किसानों के पास अप्रोच कर चुकी है इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए, लेकिन सरकार के इस पूरे विवाद से संतुष्ट नहीं है किसान। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सरकार को नोटिस जारी किया है, पंजाब को नोटिस जारी किया है, हरियाणा को नोटिस जारी किया है और ये जवाब तलब किया है वो ये बताएं कि आखिर किसान नाराज क्यों हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ी बात कही है वो ये कही है कि किसान और सरकार के बीच में सामंजस्य बनाने के लिए क्यों ना एक कमेटी का गठन किया जाए, उस कमेटी में सरकार के भी लोग शामिल किए जाएं और साथ ही साथ किसान एसोसिएशन के भी लोग शामिल किए जाएं जो आपस में बैठकर इस समस्या का समाधान निकाले। क्योंकि सबसे बड़ा समाधान अभी समस्या का समाधान जो रोड ब्लॉक है वो है इमरजेंसी सेवाएं जो बाधित हो रही हैं। बिल्कुल सुशील। तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि बातचीत से हल फिलहाल निकलता नहीं दिख रहा, तो इसलिए एक समिति का गठन क्यों ना कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। तो कल भी सुनवाई है, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। और उत्तराखंड की खबरों का रुख करें तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि जो भी नए कानून आए हैं वो किसानों के हित में हैं, उनको और ज्यादा लाभ देने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो किसानों को बरगला रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए जो कुछ किया है वो अभूतपूर्व है। ये जो एपीएमसी है और जो नए कानून बनाए गए हैं वो किसानों के व्यापक हित में हैं और
किसानों के हितों की गारंटी है इस कानून में। कुछ लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं। और आज विजय दिवस है। इस अवसर पर देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और शहीदों के बलिदान को याद किया। उन्होंने एक बार फिर से याद दिलाया कि कैसे हमारे जाबाजों के साहस और शौर्य के चलते ही पाकिस्तान को अपना एक हिस्सा गंवाना पड़ा था। मैं भारतीय सेना के तमाम उन सैनिकों को आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं और जिन्हें राष्ट्र इस रूप में याद करता है कि उन्होंने पाकिस्तान की 93,000 सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो एक बड़ी भारी कूटनीतिक विजय भी आज के दिन भारत को प्राप्त हुई थी। उन तमाम सैनिकों को आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पूरे राज्य में धन्यवाद जवान अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर परिवार के साथ है और सैनिक परिवारों के साथ कांग्रेस सीधे सीधे संवाद करेगी और जो भी समस्याएं हैं सैनिक परिवारों की वो आकर उन्हें बता सकते हैं। आज विजय दिवस है। हमने निर्णय लिया है कि हम इस प्रदेश के अंदर धन्यवाद जवान अभियान जो है प्रारंभ करने का काम कर रहे हैं। हम सीमाओं पर तैनात अपने सैनिक साथियों से कहना चाहते हैं कि हम आपके परिवार के साथ इस उत्तराखंड राज्य के अंदर खड़े हैं। कोई भी परेशानी कठिनाई अगर आपके परिवार को होगी तो उसके लिए हम एक निश्चित रूप से अपना व्हाट्सएप नंबर भी जो है आज जारी करने जा रहे हैं। तो उत्तराखंड देवभूमि तो है ही, साथ ही वीर सपूतों की भी धरती है। ऐसे में जो पूर्व सैनिक है उस ऐतिहासिक दिन को याद कर रहे हैं। आज 50वीं वर्षगांठ है एक ऐसे दिन की जबकि हमने ऐसी विक्ट्री जीत की, ऐसा जो कि दुनिया भर में इसका रिकॉर्ड है। 93,000 लोगों को समर्पण किया उन्होंने, पाकिस्तानियों ने। तो ये दिन तो हमेशा याद रहना चाहिए ही चाहिए। आज जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं हम बड़े प्रसन्न हैं कि कम से कम याद किया जा रहा है। 17 वॉर में मेरे को भी मौका मिला भाग लेने का और बहुत जोश हुए। ये इतिहास में पहली बार एक देश को हम लोगों ने लेकर नया देश बनाया। श्रेय जाता है हमारे इंदिरा गांधी जी को तथा फील्ड मार्शल मानिक शाह जी को। उनका तालमेल इतना अच्छा था। और वहीं 1971 की लड़ाई में अल्मोड़ा की भी बड़ी भूमिका थी। केवल इस जिले के ही 25 जवान ऐसे थे जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, जबकि 12 जवान जख्मी हुए थे। तो आज इस अवसर पर डिप्टी स्पीकर और स्थानीय विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने भी शहीद स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कि जो सेना ने अपना जो देश की सीमाओं, जो माँ भारती के जो लाल थे, माँ भारती की रक्षा करने के लिए, अपना शहद की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उनकी याद में 16 दिसंबर 1971 से लगातार हम ये विजय दिवस के रूप में इसको मनाते हैं और भविष्य में मनाते रहेंगे। उन शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर किया है और लगातार देश की सीमाओं की रक्षा करते आए हैं। और वहीं टिहरी जिला मुख्यालय में भी युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही पूर्व सैनिकों को और शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। तो डीएम ने पूर्व सैनिक और शहीदों के परिजनों की समस्याएं भी सुनी और जल्द से जल्द उन समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी दिलाया। समस्याएं होती हैं, हम जैसे हमारा जनता दरबार का भी दिन होता है, तो किसी की अगर एकल समस्या है तो वो आके बता सकते हैं। प्लस सैनिक कल्याण अधिकारी हैं, वो इनकी समस्याओं को लगातार अनुश्रवण करते रहते हैं और जिस तरीके से वो बताते हैं कि यहाँ पर ये समस्या इनकी आ रही है तो उनका निवारण किया जाता है।
चलिए और अब बात करते हैं राज्य की राजनीति की। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 2 दिन के दौरे पर देहरादून और हरिद्वार आएंगे। मनीष सिसोदिया 18 दिसंबर को हरिद्वार से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। 20 दिसंबर को देहरादून में शहीद स्थल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। तो पहले ही आम आदमी पार्टी घोषणा कर चुकी है 22 के रण में उतरने की। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया गढ़वाल मंडल के दौरे पर रहेंगे। वो नई शिक्षा नीति उत्तराखंड में एजुकेशन मॉडल पर भी अपनी राय रखेंगे। तो आम आदमी पार्टी अब पूरी सक्रियता के साथ 22 के मैदान में कूदती नजर आ रही है। जनता के लिए सितंबर से बंद किए गए सचिवालय को खोलने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 1 घंटे का मौन उपवास रखा। देहरादून में अपने आवास पर उपवास में कहा कि बैठे थे और कहा कि कोरोना काल में जब सब कुछ खुल चुका है, सारे संस्थान खुल रहे हैं, तो ऐसे में राज्य सचिवालय को आम जनता के लिए बंद रखना कहां तक उचित है। हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने 2 बार ट्वीट कर राज्य सरकार से कहा था, उन्हें चेताया था कि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों में आता है उन्हें सचिवालय में प्रवेश मिले। तो फिलहाल 1 घंटे का आज मौन उपवास था और उसके बाद फिर से उन्होंने सरकार से कहा है कि इसे खोला जाए। सचिवालय है ये राज्य के लोगों की सामूहिक आकांक्षा और हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का मंदिर है। आपने कोरोना काल में बंद रखा, ठीक है, मगर जब आपने सब जगह खोल दिया तो सचिवालय में बाहर के लोगों का प्रवेश निषिद्ध करना, बाहर का मतलब कोई व्यक्ति जो अपने भी विकास के काम के लिए आता है, अपनी समस्याओं के लिए आता है, दूर दराज से आता है, अब उसको प्रवेश नहीं मिल रहा है। नई टिहरी नगरपालिका अध्यक्ष और सभासदों के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सभासदों ने अध्यक्ष पर मनमानी और सभासदों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पालिका ऑफिस गेट में तालाबंदी कर दी। कामकाज ठप करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। सभासद कह रहे हैं कि अध्यक्ष की मनमानी के चलते ही उनके वार्ड में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। नगरपालिका से मांग करता हूं, अगर वो तत्काल इस पे कार्रवाई नहीं करता है तो हम अपने सामूहिक स्तर पे अपने क्या बोलते हैं शहरी विकास मंत्री को भेजेंगे और जिलाधिकारी महोदय को भेजेंगे। और इस प्रकार इस बोल्ड कर रहे हैं कि क्या फायदा है, जो कि आज देखा जा रहा है कि सिर्फ कुछ ही लोगों के कथाकथित कार्य किए जा रहे हैं। सदस्यों को भी अधिकार है, अध्यक्ष को भी अधिकार है, वो भी अपनी मांग रख रहे हैं। और जो पत्र की बात करें उस पर 2 बार मीटिंग हो चुकी है, इससे पहले कम से कम 5 महीने पहले। अब बार इतना टाइम नहीं है, अब जनता के लिए बने, सभासदों के लिए नहीं बनी होगी। मैं हर समय उनके बोलने पे हर बात पे वो करूंगी। और नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आए प्रशासन ने कोटद्वार में अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह सवेरे ही प्रशासन और नगर निगम की टीम दल बल के साथ झड्डा चौक बाजार पहुंची। जेसीबी से जो भी अवैध निर्माण थे उन्हें ध्वस्त किया गया। इस दौरान व्यापारियों और प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। तो कोटद्वार के लाल बत्ती चौक से लेकर मालवीय उद्यान तक 140 ऐसे निर्माण हैं जिन्हें अवैध तरीके से किया गया है। एसडीएम कोटद्वार का कहना है कि नजूल भूमि पर मौजूद सभी अवैध कब्जों को कुछ ही दिन के अंदर ध्वस्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। जिसमें 8 सप्ताह के भीतर पूरा बद्रीनाथ मार्ग और जो नजूल भूमि है नगर निगम की, उस पर जितने भी अतिक्रमण पूर्व में चिन्हित किए गए उनको हटाने के लिए आदेशित किया गया है। और इसमें नगर निगम के द्वारा लगातार पिछले 2-3 सप्ताह से जो है वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है जिनका अतिक्रमण है कि आप इसको हटा लीजिए। और उसके बाद भी जो लोग नहीं हटा रहे हैं तो फिर ये प्रशासन को और नगर निगम को मिलकर अपना एक माननीय आदेशों के अनुपालन के क्रम में कार्रवाई करनी पड़ रही है। इसमें आज कुछ अतिक्रमण हटाए गए हैं और कुछ लोगों को इसमें समय भी दिया गया है। जो लोग खुद हटा रहे हैं, जिनका कुछ प्रोग्रेस दिख रहा है इसको हटाने में अपना अतिक्रमण, तो उनको कुछ समय भी दिया जाए। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली इलाके के नगर निगम पुल पर एक फल विक्रेता और ग्राहक के बीच पैसे को लेन देन को लेकर कहासुनी है और कहासुनी बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, जैसे तैसे मामला शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब नहीं माने तो चालान काटकर दोनों को फिर छोड़ा गया। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो राज्य में कोरोना के औसत 500 मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर है, स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अमित नेगी फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं और कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जो भी लोग उनके संपर्क में आए थे उनका भी टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य सचिव है तो पिछले कुछ दिनों में लगातार बहुत सारी बैठकें हुई थी। तो ऐसे में जो लोग अमित नेगी के संपर्क में आए थे उन सभी का टेस्ट कराया जाएगा।
कोरोना संकट के बीच प्रदेश सरकार की दीनदयाल किसान कल्याण योजना किसानों और प्रवासियों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। योजना शुरू होने से लेकर अब तक 3 सालों में इस योजना के तहत 4.5 लाख किसान और प्रवासी ऋण ले चुके हैं। 9 नवंबर 2017 को कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से ये स्कीम लॉन्च की गई। तब 2% ब्याज दर पर किसानों को 1 लाख तक का लोन दिया गया, जिसमें 80,000 किसानों ने लोन लिया। फरवरी 2019 में सरकार ने इसे ब्याज मुक्त कर दिया, तो इस साल जुलाई से ब्याज मुक्त लोन की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख से 3 लाख कर दिया गया है। उपाध्याय किसान योजना के अंतर्गत सहकारिता विभाग और उसके डीसीबी बैंक द्वारा लगभग 4,50,000 किसानों को 0% ब्याज की दर पर ऋण दिया जा चुका है। जो हमारे प्रवासी भाई बाहर से आए हैं, तो हमारे सरकार का ये निर्देश है कि उनको 3 लाख रुपए की सहायता इस माध्यम से दी जाए, ताकि वो अपना सुव्यवस्थित व्यवसाय करके ये महसूस करें कि हम सुरक्षित हैं। पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमितों के लिए राहत भरी खबर है। स्वास्थ्य विभाग अब कोरोना से जो गंभीर तौर पर पीड़ित हैं, उन मरीजों का सीटी स्कैन निजी अस्पताल में कराएगा और इतनी का जो भी खर्च आएगा वो स्वास्थ्य विभाग वहन करेगा। यानी कि सुविधाएं निजी अस्पताल की होंगी, लेकिन खर्च स्वास्थ्य विभाग का होगा। तो पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में सीटी स्कैन की इस वक्त सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग जो कोरोना से ज्यादा संक्रमित है उन्हें खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो फिलहाल अभी व्यवस्था की गई है। गंभीरता को देखते हुए जो 5,500 में करते थे, उन्होंने हमें 4,500 में संक्रमित लोगों का सीटी स्कैन करने की परमिशन दे दी है। अब जो भी संक्रमित सिम्टोमेटिक पेशेंट होगा उसका हम सीटी स्कैन विशिष्ट अस्पताल में कराएंगे, जिससे कि लोगों को बेहतर सुविधाएं और दी जा सकें। और राज्य में पुलिस के जो सिपाही हैं उनको भी अधिकारियों की तर्ज पर वर्दी भत्ता मिलने जा रहा है, जिसमें 4,000 से लेकर 6,000 रुपए देने की योजना बन रही है। इससे पहले कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को वर्दी भत्ते के एवज पर एक किट दी जाती थी, जिसमें जूते से लेकर पूरी वर्दी रहती थी। लेकिन अब इस किट के एवज में सालाना भत्ता दिया जाएगा, जिससे सिपाही अपनी फिटिंग के अपने हिसाब से वर्दी बनाकर पहन सकेंगे। उसी अमाउंट का उतना ही पैसा उसे मिलना है। सिर्फ बात सिपाहियों को शिकायतें रहती थी कि भाई कपड़ा हमारे हिसाब का नहीं मिला, जूता हमारे हिसाब का नहीं मिला, तो जो पीएचक्यू से मिलता है वो हम पहनते नहीं है, दूसरा खरीदना पड़ता है। तो डबल खर्चा ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए ये प्रयास हो रहा है कि हम जो है वर्दी देने की बजाय वर्दी भत्ता दे देंगे, पैटर्न प्रिस्क्राइब कर देंगे। तो इसी यही कलर और यही इस पैटर्न का ही पहनना है। और अल्मोड़ा नगर पालिका ने एक नया फैसला लिया है। पहली बार राज्य में जो भी राजमिस्त्री या फिर मजदूर आएंगे उनका मानदेय तय है। इसके साथ ही नेपाल और बाकी राज्यों से आने वाले मजदूरों को पालिका में पंजीकरण करवाना होगा, तभी वो जिले में मजदूरी समेत अन्य कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही तय मजदूरी से ज्यादा लेने पर कार्रवाई की जाएगी। मजदूरी ली जा रही है, जिसे रोकने के लिए आज नगर के तमाम संगठनों की यहाँ पर सम्मिलित बैठक हुई है और उसमें तय किया गया है कि नगर पालिका के द्वारा टोकन बनाए जाएंगे और उनसे 500 रुपया प्रतिवर्ष की जो है लाइसेंस उनको दिया जाएगा। तो रेट तय हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि मजदूर इसका पालन करेंगे। जो जिनके द्वारा इसका उल्लंघन किया जाएगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा में पीढ़ियों के बीच परस्पर जुड़ाव की भूमिका पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय विधि संस्थान नई दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रोफेसर धर्मेंद्र सिंह सेंगर भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने रिश्तों की पहचान होती है। अगर बच्चों के अंदर अपने बुजुर्गों के सम्मान का पाठ पढ़ाया जाए तो किसी वृद्धाश्रम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी खबर के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।